बच्चों, आप सभी का डाउटनेट पर क्या हाल चाल है, कैसे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाचन और अवशोषण, और इसको आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? भोजन का पाचन। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और इसी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। सो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में भोजन के पाचन से संबंधित कई सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी में जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो सारा लाइन टू लाइन आपको बता दूंगा ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे लेकिन अपने तरीके से। आइए, हमने हेडिंग यहां पर डाली है क्या दोस्त? भोजन का पाचन। हमें भोजन का क्या कराना है? पाचन कराना है। और मैंने आपसे बोला कि भाई भोजन का पाचन जो है वो हमारे अंदर हमारी आहार नाल में 3 जगहों पर होता है। सर कौन कौन सी 3 जगहों पर होता है, कौन कौन से 3 क्षेत्रों में होता है, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। 3 वो क्षेत्र हैं जहां पर भोजन का पाचन होता है। एक मुख में होता है, एक हमारी आमाशय में होता है, एक हमारी छोटी आंत में होता है। तो इन 3 जगहों पर भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। डन। सबसे पहले हमने किसकी बात करी बेटा? सबसे पहले हमने बात करी किसकी? मुख की, माउथ में। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मुख में भोजन के पाचन की। सबसे पहले हम किस में बात करते हैं? मुख में भोजन के पाचन की बात करते हैं। सबसे पहले माउथ में। चलो जी, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था क्या? मुख में जब भोजन आता है, पहला बिंदु बहुत सीधा सा, पहला बिंदु बहुत सीधा सा, मुख में जब भोजन आता है तो उस भोजन को क्या किया जाता है? सर पीसा जाता है। पीस दिया जाता है किससे? दांतों से। हाँ सर। पीसने के बाद उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ? हमारी जीभ उसको किसके साथ मिक्स करती है? लार के साथ। किसके साथ? लार के साथ मिला देती है। और लार के साथ जैसे ही भोजन मिल जाता है, पिसा हुआ भोजन है ना, पिसा हुआ भोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। ये मैंने आपको बताया। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। डन। अब ये जो लार जो होती है, मेनली हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब पाचन होने वाला है, तो लार के अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो पाचन करवाती है? तो लार में कई सारी चीजें होती है जो मैंने आपको बोला था कि हम लार ग्रंथि जब पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। अभी पाचन की बात कर रहे हैं अभी हम लार ग्रंथियों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं पाचन की। तो लार, थूक जिसको हम बोलते हैं, इस थूक में आखिर, इस लार में आखिर है क्या? तो बेटा इस लार में आपको 2 एंजाइम याद रखने हैं मेनली। इस लार में आपको 2 एंजाइम याद रखने हैं। एक है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एंटीबैक्टीरियल का मतलब जो बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करेगा, ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरिया को मारेगा, ये हमारी लार में होता है। ठीक है। आपको पता है कुत्ते जो होते हैं, ये डॉग्स जो होते हैं, अपनी स्किन को चाटते हैं, करते हैं। उनकी लार में ना, उनकी लार में, कुत्तों की लार में बहुत सारा लाइसोजाइम होता है। अब जरा सोच, ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये जीवाणुओं को मारता है। एक कुत्ते का मान लो किसी दूसरे कुत्ते से झगड़ा हो गया, उसने उसको नोच दिया है, घाव हो गया। अब जैसे हमें घाव हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। बेचारा कुत्ता कहां जाए? एक गली का कुत्ता। चलो जिसके जिसके घर पर है, जिसने पाल रखा है, उसके लिए तो बहुत सारी सुख सुविधा होती है। बेचारा गली के कुत्ते जो होते हैं, देसी कुत्ते जो होते हैं, वो कहां जाएंगे? तो भगवान ने उनको एक शक्ति दे दी। शक्ति क्या? शक्ति दे दी सर जी? कौन सी शक्ति दे दी? तो उनके जब घाव हो जाते हैं ना किसके? कुत्तों के, तो वो अपने ही घावों को चाटते हैं। तो इससे क्या होएगा? जरा सोच, घाव क्या है? वुंड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? घाव को वुंड बोलते हैं। घाव क्या है? एक तरीके से त्वचा छिल गई है तो बाहर जो जीवाणु जो है वो अंदर एंटर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब जरा सोच, ये मान ले मैं डॉगी हूं, ठीक है, कुत्ता हूं, और यहां पर मेरे घाव हो गया। ओके सर। अब घाव हो गया तो कौन चला जा सकता है सर? यहां से जीवाणु जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल जा सकता है। अब मैंने क्या किया? चाट दिया। चाटने से क्या होएगा? मेरी लार में जो लाइसोजाइम है यहां पर, क्या वो जो बाहर से बैक्टीरिया आएंगे उनको मार देंगे? यस। तो घाव भर जाएगा। जी हाँ।
और संक्रमण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो याद रखना इस चीज को, लाइसोजाइम जो होते हैं वो किसके खिलाफ काम करते हैं? बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब पता है आपको ज्यादातर कुत्तों की मौत भी कैसे हो जाती है? आपने देखा होगा अगर उनके घाव गर्दन पर हो गए पीछे की तरफ, ज्यादातर आपने देखा होगा कुत्तों के घाव कहां पर होते हैं? गर्दन की तरफ, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार उनकी जीभ गर्दन तक नहीं पहुंच पाती है यार, बाकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है जीभ, गर्दन तक नहीं पहुंच पाएगी ना तो ज्यादातर उनके घाव कहां पर होते हैं? गर्दन पर होते हैं, वो मर जाते हैं। चल सो लार में क्या होता है बेटा? लाइसोजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। याद रखना ये कैसा एंजाइम होता है? एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करता है। सिंपल। चलो दूसरा और क्या मिल रहा था? मैंने आपको बताया था टाइलिन। कौन मिलता है? टाइलिन। ये भी एक एंजाइम है जिसका दूसरा नाम है लार अमाइलेज। क्या बोलते हैं? टाइलिन या लार अमाइलेज बोलते हैं। टाइलिन बोल दीजिए या लार अमाइलेज बोल दीजिए। ये एक ऐसा एंजाइम है जो पाचन कराएगा। अब ये किसका पाचन कराएगा? आप जानते हैं हमारे मुख में जो मंड आती है, जो स्टार्च आती है, उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है? टाइलिन। और पीएच भी याद रखनी है। कितने पीएच पर? 6.8 याद रखना। 6.8 पीएच पर टाइलिन जो होता है वो मंड यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी, यहां तक की बात थी। ठीक है, बाकी लार में आपके खनिज भी होते हैं। देखा जाए तो लार में खनिज भी होते हैं, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। ये आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज जो है देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखिए वैद्युत अपघट होते हैं लार में। क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स ये होते हैं। मैं लिख देता हूं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन ये सिंपल बाइकार्बोनेट्स होते हैं। खनिज ना बोलकर मैं बोलूंगा वैद्युत अपघट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वैद्युत अपघट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन आयन, बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं किसमें? आपके लार में। तो दोस्त लार में क्या क्या मिल रहे हैं? सर लार में एंजाइम भी मिल रहे हैं, लार में वैद्युत अपघट भी मिल रहे हैं, लार में लाइसोजाइम ये एंजाइम भी मिल रहे हैं। यानी ये तो एंजाइम हो गए, ये दोनों तो एंजाइम हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। ठीक है, और भी कुछ होता है? हमारी एनसीईआरटी बोलती है ये चीजें होती है, लेकिन और भी कई सारी चीजें होती है। जैसे प्रतिरक्षी भी होती है, आईजीए। जी हाँ, आईजीए प्रतिरक्षी भी होती है। एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है म्यूसिन। म्यूसिन एक लार जो होती है, जब वो भोजन के साथ मिक्स हो जाती है तो चिकनाहट मिलती है। हाँ सर, चिकनाहट मिलती है। तो वो चिकनाहट आखिर लार में कौन पैदा करता है? तो म्यूसिन एक प्रोटीन होता है जो चिकनाहट पैदा करता है। ठीक है, एक लवण होता है जिसका नाम होता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट एक लवण है, ये एक प्रकार का लवण है, सॉल्ट। ये क्या था? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना अपने दिमाग में डाल पाते हैं इनमें से। अगर आपको सिंपली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें डालनी है तो सिंपल 2 एंजाइम याद रख लीजिए, वैद्युत अपघट याद रख लीजिए। ज्यादा अपने ब्रेन को विकास करना है तो ये भी याद रख सकते हैं। क्या प्रतिरक्षी भी मिलती है लार में? म्यूसिन प्रोटीन होता है जो चिकनाहट देता है। थायोसाइनेट एक लवण होता है
जो बिल्कुल लाइसोजाइम एंजाइम की तरह एंटीबैक्टीरियल होता है। तो दोनों में फर्क क्या हो, ये एक एंजाइम है और ये एक लवण है। ये लवण भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है, लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है, काम दोनों का सेम है, प्रकृति अलग है। ये एक एंजाइम है और ये एक सॉल्ट है, लवण है। तो ये सारी चीजें किसमें मिल रही है, लार के अंदर मिल रही है। और आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक का कार्य, ये प्रतिरक्षी है ना। ये एंजाइम बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहा है। वैद्युत अपघट जो है ये इलेक्ट्रिक बैलेंस बनाते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। टाइलिन मेन था। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब, भोजन के पाचन की। तो मुख में पाचन हुआ कि नहीं हुआ, यस मुख में पाचन हो गया है। किसका, मंड का। मंड कौन है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट है। तो बेटा जी हमने मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया है, कोई वसा कोई प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ। जी हाँ, याद रखना, किसी वसा का पाचन किया हमने, नहीं। किसी प्रोटीन का पाचन किया, नहीं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का किया। और कितना, 30%। मात्र 30% मंड का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। मात्र 30% का हुआ है सर। बाकी कहां पर होएगा, 70% का होएगा, छोटी आंत में होएगा। यानी जो मैंने भोजन खाया है, उस भोजन को अगर मैं अच्छे से चबाऊंगा तो 30% जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, मंड है, उसका मेरे मुख में पाचन हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो है वो मेरी छोटी आंत में जाकर होएगा। चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। ये थी पहली बात। अब जैसे जैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। आइए साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। ये आपने पढ़ लिया है कि पाचन जो होता है यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरीके से होता है, ये आप जानते हैं। यांत्रिक कैसे होएगा, जब आप भोजन को पीसोगे, भोजन का च्वर्ण आप जब करोगे, उसको पीसोगे, तो वो कैसी प्रक्रिया होगी, यांत्रिक प्रक्रिया होगी। फिर आप उसको निगलोगे, निगलने के बाद वहां अंदर एंजाइम काम करेंगे, वैसे मुख में भी कर रहे हैं। लार की मदद से दांतों और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या, दांतों से हम भोजन को क्या कर देंगे, पीस देंगे, और जीवा से भोजन को हम लार के साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब लार क्या है, एक श्लेष्मा है, यानी एक लिक्विड है जो भोजन के कणों को चिपकाने एवं उनको बोलस में रूपांतरित करने में मदद करती है। मैंने तुमको बता दिया था, लार के साथ जब भोजन मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो भोजन के साथ लग गई है, चिपक गई है कौन, लार, और क्या बन चुका है बेटा, बोलस, ठीक है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। ठीक है साहब, ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन, ये पेरिस्टाल्टिक क्रमानुकुंचन ग्रसिका में आगे बढ़ता है। ये मैंने आपको बता दिया था। क्रमानुकुंचन क्या होता है, निगल, सिकुड़ना, फैलना। तो भाई साहब भोजन जब निगलेगा तो निगलने के बाद आगे कैसे जाएगा, जब ये नली सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रमानुकुंचन बोलते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये किस में जाएगा, जठर ग्रसिका अवरोधिनी से होता हुआ अमाशय में प्रवेश कर जाएगा। ओके, सिंपल है भाई साहब, अमाशय में चला जाएगा। चलो डन, इतनी सी बात समझ में आ गई। मुख में आया भोजन, भोजन को दांतों से पीसा, जीवा ने लार के साथ मिक्स किया, क्या बना दिया, बोलस। बोलस जो है उसमें चिकनाहट है, तभी हम उसको निगल पा रहे हैं। निगल कर किस में जाएगा, ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका से होता हुआ पेट में जाएगा। ग्रसिका और पेट के बीच में अवरोधनी थी, जठर ग्रसिका अवरोधनी, वो खुल जाएगी, पेट के अंदर भोजन चला जाएगा। चलो यहां से यहां तक इतनी सी बात लिखी हुई है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले मुख में लार काम करेगी। लार जो है मुख गुहा में वैद्युत अपघट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स मिलते हैं लार में। हाँ सर, लार में ये मिल रहे हैं वैद्युत अपघट, और एंजाइम भी मिल रहे। कौन से, लार अमाइलेज या टाइलिन। याद रखना, टाइलिन का दूसरा नाम लार अमाइलेज है, कई बच्चे याद नहीं रखते हैं। टाइलिन का दूसरा नाम लार अमाइलेज होता है। और एक और, तथा लाइसोजाइम, यानी दो प्रकार के एंजाइम यहां पर लिखे हुए हैं। एक है टाइलिन जिसका दूसरा नाम लार अमाइलेज, और एक है लाइसोजाइम। ओके साहब, पाचन की रासायनिक प्रक्रिया जो होती है वो मुख गुहा में स्टार्ट हो जाती है। पाचन जो है वो कहां पर स्टार्ट हो गया, मुख गुहा में। किसका पाचन, सर कार्बोहाइड्रेट का। कौन, कार्बोहाइड्रेट का। किसने पाचन किया, सर एंजाइम टाइलिन, जिसको हमने लार अमाइलेज भी बोला, ठीक है। कितना प्रतिशत किया, सर 30% इस एंजाइम ने काम कर दिया। कितने पीएच पर काम किया, 6.8 पर काम किया। किसमें बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। माल्टोज क्या होता है जानते हैं आप, दो
ग्लूकोज को अगर मैं जोड़ दूं, दो मोनोसेक्राइड को अगर मैं जोड़ दूं, भाई ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा? डाइसेक्राइड। क्या बनेगा? द्विशर्करा बनती है, जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। भाई जैसे लैक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। माल्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज किससे बना होता है? ग्लूकोज सॉरी सुक्रोज किससे बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये क्या होते हैं? डाइसेक्राइड्स होते हैं। चलिए जी, माल्टोज में बदल दिया। और लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है सर? लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है, यानी जीवाणु को मारता है। खत्म। ये लो साहब, इतनी सी बात थी, ये हमने पढ़ ली। बताइए जनाब, ये हमने सबसे पहले सीधा सीधा बात करी, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करी, मुख में देख लिया, पाचन खत्म, खलास। बस इतना ही देर था हमारी एनसीईआरटी में, और इतना ही पढ़ेंगे हम। क्या? मुख में पाचन। अब बात करते हैं मुख के बाद किसकी बात करेंगे? अमाशय की। आइए साहब, अब इसके बाद धीरे धीरे जटिलताएं बढ़ती जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? अमाशय की। स्टमक की। कई बच्चे इसको स्टोमच कर देते हैं अंग्रेजी की टेस्ट कर देते हैं स्टोमच। आइए स्टोमच में हम पाचन कराएंगे, अमाशय में पाचन कराएंगे। चलो जी, अब देखिए, अमाशय में पाचन कराने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? जरा पहले अमाशय की संरचना देखिए। आपको याद है अमाशय की संरचना? ये एक जे आकृति की संरचना थी, याद आ रही है? हाँ सर। इस संरचना में दोस्त याद कर, तेरे को 4 भाग बताए थे मैंने। हाँ, जठरागम, जठरा निर्गम, काय, फंडिस, याद आ रहा है? भूला तो नहीं है? दिस पोर्शन इज कॉल्ड जठरागम। ये सारे पोर्शन याद आ रहे? जठरागम, कार्डियक बोलते हैं इसको, फंडस, फंडस बोलते हैं अंग्रेजी में, काय, बॉडी बोलते हैं, और जठर निर्गम, पाइलोरिक बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था। डन। और साथ साथ मैंने तुमको एक और बात भी बताई थी, अगर तुमको याद आ रही हो तो। ये अगर अमाशय है तो अमाशय की दीवार नहीं होगी। हाँ सर, भित्ति नहीं होगी अमाशय की, बिल्कुल होगी। अमाशय की भित्तियों में पर्टिकुलरली फंडस जो पोर्शन है ना, ये फंडस, इस फंडस पोर्शन में याद रखना है आपने, इस फंडस पोर्शन में या फंडस पोर्शन की भित्ति में, ध्यान से सुनना, इस फंडस पोर्शन की भित्ति में कुछ कोशिकाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा गुरु, इस फंडस पोर्शन की भित्ति में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिल रही है। क्या मिल रही है? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिल रही है, और इन कोशिकाओं को मैं बोल रहा हूं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि बोल रहा हूं, यानी ये वो कोशिकाएं हैं, ये वो कोशिकाएं हैं जो यहां पर कुछ निकालेंगी। ये वो कोशिकाएं हैं जो यहां पर कुछ निकालेंगी। अब सर क्या निकालेंगी? मैंने कहा आइए बात करते हैं जठर ग्रंथियों की। पहले तो सोचिए जठर ग्रंथियां कौन है? अंग्रेजी में बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स।
कौन है? जठर ग्रंथियां। सोच, व्हाट इज जठर ग्रंथि? कौन है जठर ग्रंथि? सर जठर ग्रंथि कोशिकाएं हैं। जठर ग्रंथि कौन है? सर कोशिकाएं हैं। मैंने कहा, और ये कोशिकाएं कुछ ना कुछ पदार्थ यहां पर निकालने वाली, कुछ रस निकालने वाली, कुछ लिक्विड निकालने वाली ये कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जो रस स्त्रावित करेंगी, इन कोशिकाओं से जो रस निकलेगा उस रस को हम क्या बोलेंगे? सर जठर रस कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या निकलेगा? सर कुल मिलाकर यहां पर जठर रस निकलेगा। अब कई बच्चे सोचते सर ये जो अंदर जो भाग जो थे ये अंदर से सर ऐसे बटे होते हैं क्या? इनके बीच में कुछ ऐसे कुछ लगा होता है क्या कि आप भाग बीच में बांट देते? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त, ये सिर्फ समझाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, डन, क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये वाला पोर्शन जो होता है, बस इतना सही याद रखना, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? जठर निर्गम। ये वाला पोर्शन जो होता है ज्यादातर जिसको हम क्या बोलते हैं? काय। ये वाला पोर्शन जो था इसको हम बोलते हैं फंडस, और ये वाला पोर्शन जिसमें ग्रसिका आकर खुलती है ये था बेटा जी जठरागम। बस ये था। कुल मिलाकर अंदर क्या निकल चुका है? जठर रस निकल चुका है। अब आप यही पूछेंगे जठर रस किसने निकाला? कोशिकाओं ने, भित्ति में मिल रही हैं। उन कोशिकाओं को हमने बोला जठर ग्रंथि। सर कौन सी हैं ये कोशिकाएं? मैंने कहा आप देखते। देखिए जठर ग्रंथियां जो कोशिकाओं से बनी हुई हैं, 3 प्रकार की आपने कोशिकाएं याद रखनी है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की आपने कोशिकाएं याद रखनी है दोस्त। ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं आपने याद रखनी है। सर जी कौन सी कोशिका याद रखनी है? मैंने कहा आजा। तो 3 प्रकार की हम यहां पर कोशिकाएं पढ़ेंगे। अब ये 3 प्रकार की कोशिकाओं के सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे नाम। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे नाम। अब बात आ रही है क्या सर ये एनसीईआरटी में दे रखा है? यस दोस्त, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको दिखाता जाता हूं एनसीईआरटी में। सबसे पहले देखना यहां पर कि आपको श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका यहां पर दिखाई दे रहा है। श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, ये पहली कोशिका। दूसरा पेप्टिक या मुख्य कोशिका। पेप्टिक या मुख्य कोशिका, इसका जाइमोजन नाम भी होता है, जाइमोजन भी बोलते हैं। फिर है भित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, आइए लिखे हुए तीनों नाम। यस, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था ताकि कुछ गलती ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल तीनों नाम लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा पेप्टिक, पेप्टिक या इसको हम मुख्य, या इसको हम जाइमोजन भी कहते हैं। याद रखना, ये वाला नाम नहीं लिखा हुआ था हमारी एनसीईआरटी में, तो याद रखना है तो याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं पेप्टिक। मुख्य को हम बोलते हैं चीफ या मेन भी बोल देते हैं, या तो बोलते हैं चीफ या मेन भी बोल देते हैं, और जाइमोजन। तो ये 3 नाम देते हैं दोस्त हम किसको? ये कोशिकाएं, ये जो यहां पर 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी जिसमें से पहली थी इसका नाम ये था। दूसरी जो कोशिकाएं हैं, ध्यान से सुनना, दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनका नाम चलो लाल से ही लिखते हैं। दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनको हम बोलते हैं परिधीय, परिधि, परिधि लिखा हुआ है ना,
परिधि लिखा हुआ ना, जस्ट कंफर्म करने के, भित्तीय लिखा हुआ, चलिए परिधीय भी बोल देते हैं या भित्तीय बोल देते हैं, भित्तीय लिख देते हैं हम, क्योंकि भित्ती में मिल रही है। भित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिका बोलते हैं, या तो भित्तीय या ऑक्जेंटिक, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं पैराइटल, इंग्लिश में बोलते हैं पैराइटल या ऑक्जेंटिक ही बोलते हैं। डन, चलो जी, आखिरी जो है श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। श्लेष्मा ग्रीवा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूकस नेक सेल, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, म्यूकस नेक सेल या गोबलेट सेल भी कई बार इसको बोल दिया जाता है, गोबलेट। ठीक है, सो ये कुल मिलाकर 3 नाम थे उन कोशिकाओं के बेटा, वो कोशिकाएं, ये 3 नाम थे, ये 3 नाम हैं उन कोशिकाओं के जो यहां पर मिल रही हैं, और ये मिलकर कुछ निकालेंगी, और जो चीज ये निकालेंगी वो क्या कहला रहा है, जठररस कहला रहा है। अब बात आ रही है, सर ये तीनों क्या निकाल रही है ना, प्रश्न यही है ना कि सर ये तीनों जो है आखिर ये निकाल क्या रही है। मैंने कहा आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर पैप्टिक की, फिर उसके बाद भित्तीय की, फिर उसके बाद श्लेष्मा ग्रीवा की। देखिए ये जो होती है ना, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पैप्टिक की। सीधा लिखते हैं, किसकी बात करते हैं, पैप्टिक की। चीफ जाइमोजन मेन, चीफ बोल दीजिए, मेन बोल दीजिए, जाइमोजन बोल दीजिए, ये ऑलरेडी यहां पर लिख दिया। अब ये मत कहिए सर हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिख दिया, अरे बांगड़ू यहां पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये कोशिकाएं जो होती हैं ये 4 प्रकार के एंजाइम निकालती हैं, इनसे 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 4 प्रकार के निकलते हैं, जिसमें से 2 निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं, 2 निष्क्रिय होते हैं, तो बाकी 2 सक्रिय होते हैं। लेकिन वो जो 2 सक्रिय निकल रहे हैं ना, वो काम नहीं करते हैं। क्यों सर, अभी रुक जा, अभी बता रहा हूं। अब पहले 4 के नाम लिख देता हूं मैं। सबसे पहला है पेप्सी। सर पेप्सी पीने वाली नहीं, पेप्सी नोजन। सबसे पहला है कौन सा, पेप्सी नोजन। दूसरा है प्रोरेनिन, RENNIN। हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश में फर्क पड़ता है, RENNIN, प्रोरेनिन। अमाइलेज, इसको हम जठर अमाइलेज बोलते हैं, जठर अमाइलेज और जठर लाइपेज। जठर अमाइलेज, जठर लाइपेज, ये 4 प्रकार के एंजाइम हैं जो मिलते हैं किसमें, हमारे जठर रस में, इस कोशिका के द्वारा। ये जो कोशिका जो थी, यहां पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं 3 प्रकार की कोशिका, उसमें से इस कोशिका ने 4 प्रकार के एंजाइम निकाले, जिसमें से ये दोनों जो हैं ये निष्क्रिय हैं। कैसे होते हैं ये, इनएक्टिव होते हैं। निष्क्रिय का मतलब इतना तो समझ में आता है ना, इनएक्टिव। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। तो ये दोनों जो होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, और याद रखना इनएक्टिव निष्क्रिय एंजाइमों को बोला जाता है जाइमोजन। ये जाइमोजन का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, याद रखना। इसका मीनिंग क्या होता है, निष्क्रिय
निष्क्रिय रसायन जो होते हैं, निष्क्रिय केमिकल्स जो होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज में जो लेते हैं वो क्या यूज में लेते हैं? जाइमोजन लेते हैं, याद रखना। तो मीनिंग जो था निष्क्रिय रसायन का वो क्या था? जाइमोजन। इसीलिए हमने इस कोशिका को जाइमोजन नाम दिया। क्यों? क्योंकि इससे जो एंजाइम निकल रहा है उसमें से यही दोनों मेन एंजाइम है, याद रखना, यही दोनों मेन एंजाइम है। और यही दोनों मेन एंजाइम कैसे हैं? इनएक्टिव है। चीफ, मेन का मतलब क्या है? ये मेन कोशिका है जिससे मेन एंजाइम निकलेंगे पाचन करने के लिए, याद रखना, ठीक है। अब बात आ रही है सर ये दोनों तो सक्रिय काम काहे नहीं करते हैं? किस लिए नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे आमाशय में पीएच जो होता है वो लगभग 1.8 के आसपास होता है। कितना पीएच है? 1.8। यानी बांगड़ू, अगर मैं अपने पेट में से जो जठर रस निकला है ना, उस रस को निकालकर अगर मैं ब्लेड पर डालूंगा ना, ब्लेड पर, तो ब्लेड पिघल जाएगी। 10वीं कक्षा में ये चीज आ जाती है। अगर मैं अपने जठर रस में से, इस जठर रस में से क्या निकालूंगा? इस जठर रस में से अगर मैं इस जठर रस को अपने पेट में से निकालकर ब्लेड पर डालूंगा तो ब्लेड पिघल जाएगी। तो सर इतना भयंकर अम्लीय वातावरण है यहाँ पर। हाँ, अरे पीएच देखना 1.8 है, केमिस्ट्री पढ़ी है ना, 7 से नीचे 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 नीचे, अत्यधिक अम्लीय वातावरण है। सर इतना भयंकर अम्लीय वातावरण किसके कारण हुआ? दूसरा प्रश्न, अगर इतना भयंकर अम्लीय तो हमारे पेट के तो चीथड़े उड़ जाने चाहिए। ये 2 प्रश्न बनते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर, ये जो अम्लीय वातावरण जो होता है ये होता है किसके कारण? इस कोशिका के कारण जो निकालती है HCl। क्या निकालती है? HCl। और ये HCl का पीएच कितना है? 1.8 है। क्या बोला मैंने? ये वो कोशिका थी जिसने क्या निकाला है? HCl निकाला है। और इसी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण कितनी पीएच हो रही है बेटा? 1.8 पीएच हो रही है। कितनी पीएच है दोस्त? 1.8। ठीक है गुरु, समझ में आ गया जनाब, इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अब आगे बढ़। सर ये निकाला क्यों? किस लिए निकाला? क्या काम था ये निकालने का? क्यों निकाला ये HCl? जब इतना भयंकर अम्लीय वातावरण बनाया है तो इसका रीजन क्या है? क्यों बनाया HCl? अब इसके कोई काम होंगे, इसके कोई कार्य होंगे? यस, बिल्कुल कार्य होंगे। क्या कार्य है? मैंने कहा रुक जा, भी पहले इतनी सी बात समझ कि भाई साहब यहाँ पर अम्लीय वातावरण किसके कारण हुआ? HCl के कारण हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्यों बनाया ये अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सर इतना भयंकर अम्लीय वातावरण, चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे किसके? हमारे पेट के। क्यों नहीं उड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पेट को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पेट को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी पेट की दीवारों को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, अंदर से बचाने के लिए, किससे? सर HCl से बचाने के लिए एक स्तर बन गई है और वो स्तर HCl के प्रभाव से बचा रही है। ये स्तर जो है हमारे पेट को अंदर से HCl के प्रभाव से बचा रही है। सर इस स्तर का नाम क्या है? मैंने कहा दोस्त इस स्तर का नाम है श्लेष्मा। किसकी मां? श्लेष्मा, नॉट राजमा, श्लेष्मा। याद रख, कौन? ये जो स्तर है इसकी नाम है श्लेष्मा। और ये श्लेष्मा HCl से बचा रही है। किससे? ये जो HCl जो चीथड़े उड़ा सकता था, हमारे पेट में छेद कर सकता था, इससे बचा रही है। कौन? ये श्लेष्मा। सर ये किसने निकाली? नाम से तेरे को पता लग जाएगा कौन, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो श्लेष्मा कोशिकाओं ने श्लेष्मा क्यों निकाली? HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए। सर जब इससे प्रोटेक्ट करना था तो ये निकालते ही मत। नहीं, इसका कोई काम है तभी तो निकाल रहे, ऐसे थोड़ा है। अब सर इसका काम क्या है? मैंने कहा ध्यान से सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न और, सर ये दोनों काम क्यों नहीं कर रहे थे? हम तो यहीं आकर अटक गए। क्योंकि बेटा ये दोनों जो होते हैं ये एक क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। अब आप हमको बताइएगा, क्या अमाइलेज को क्षारीय माध्यम मिल रहा था कि बहुत ही ज्यादा अम्लीय माध्यम मिल रहा था, या थोड़ा सा अम्लीय बोल सकते हैं? 6.8 के आसपास। याद कर, लार में अमाइलेज था। हाँ सर, लार अमाइलेज 6.8 पीएच पर कार्य कर रहा था। हाँ, लेकिन 1.8 पे तो नहीं करेगा ना। हाँ सर, तो ये वर्क नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको अम्लीय वातावरण मिल रहा है। अम्लीय वातावरण में
ये काम नहीं करता है। डन। तो इसका काम समझ में। सर फिर निकाला क्यों? बस ये कोशिका इसने निकाल दिया भाई, इसका काम था ये बनाना, इसने निकाल दिया, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, खत्म खल्लास। चलो जी, तो ये तो काम नहीं कर रहा। अब बात आ रही है जठर लाइपेज। सर ये भी काम नहीं करता? ये करता है, लेकिन ये निकलता ही नहीं, ये बहुत कम मात्रा में निकलता है। आप जरा सोचिए, ये तो बरोबर मात्रा में निकल रहा था, लेकिन बांगड़ू ये काम नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि सर जी अम्लीय वातावरण था, अम्लीय वातावरण में ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्यों काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये खुद कम मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में स्त्रावित होता है। ठीक है, सर ये करता क्या है? सर ये करता क्या है? ये लाइपेज निम्न मात्रा में वसा का पाचन करेगा, निम्न मात्रा में वसा का पाचन करेगा, निम्न मात्रा में। कम मात्रा में निकल रहा है और लाइपेज वर्ड आ रहा है, लाइपेज लिपिड्स। लिपिड्स क्या होती है? वसा नहीं होती है। तो ये निम्न मात्रा में वसा का पाचन करेगा। लिख देता हूं, निम्न मात्रा में वसा का पाचन करता है। क्या? निम्न मात्रा में वसा का पाचन करता है। कौन? जठर लाइपेज। ठीक है, तो क्या सर हमारे पेट में वसा का पाचन होता है? होता है गुरु, बहुत ही कम मात्रा में। याद रखना, होता है लेकिन बहुत लिटिल क्वांटिटी में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको ये वाली बात। मैंने कहा ठीक है। अब बात आ रही है, ये है तो मेन एंजाइम, लेकिन निष्क्रिय थे। अब क्या करना पड़ेगा? अब मेन एंजाइम में यही काम करने वाले, तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सर सक्रिय करना पड़ेगा। मैंने कहा आइए करते हैं इनको सक्रिय। इनको क्या करना पड़ेगा? सक्रिय करना पड़ेगा। अब सर ये सक्रिय कौन करेगा? ये करेगा कौन बेटा? HCl। कौन करेगा? HCl इनको सक्रिय रूप में बदलेगा। तो अब आप मुझे बताइए सोच समझकर, दिमाग में दो प्रश्न आ रहे थे कि सर इसने HCl निकाला, HCl इतना अम्लीय था, चीथड़े उड़ सकते थे, हैं बिल्कुल, तो उससे बचाने के लिए इसने श्लेष्मा निकाल दी। जब इतना ही खतरनाक था, उससे बचाने के लिए श्लेष्मा तक निकालनी पड़ रही है, तो फिर निकाला क्यों था? निकाला इसलिए था क्योंकि इससे जो मेन एंजाइम निकल रहे थे, ये दोनों निष्क्रिय थे, और इन दोनों निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए HCl चाहिए था। क्या करें? सोचिए, इन दोनों को, ये दोनों निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए HCl चाहिए, तो HCl नहीं निकालेंगे। अब HCl निकाला तो HCl इतना भयानक था कि उससे चीथड़े उड़ सकते थे, उससे पेट की भित्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए श्लेष्मा निकाल दी। जनाब समझ में आ गया? चले, तो HCl ने इन दोनों को क्या कर दिया? सक्रिय कर दिया, और सक्रिय करके इनको बदला सक्रिय एंजाइम में। सर उन सक्रिय एंजाइमों का नाम क्या है? पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, तो पेप्सिन और रेनिन इन दो सक्रिय एंजाइमों में बदला गया है। डन। अब बात आ रही है, ये पेप्सिन क्या करेगा और ये रेनिन क्या करेगा? आइए समझते हैं। चल, तो HCl का काम समझ में आ गया। सर HCl क्या करता है? निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। याद रखना, जो निष्क्रिय एंजाइम थे, उस निष्क्रिय एंजाइमों को किस में बदलेगा? सक्रिय कर देगा, उनको एक्टिवेट कर देगा। एक काम तो ये हो गया। एक और काम दोस्त, जरा सोच कैसा वातावरण क्रिएट कर रहा है? सर अम्लीय। क्या अम्लीय वातावरण? इमेजिन कर, क्या अम्लीय वातावरण, सोचना, क्या अम्लीय वातावरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगा? नहीं। सोच, अम्ल में सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं? नहीं, मर जाते हैं ना। तो ये इसका एक और कार्य है। क्या? ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगा। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होगी, उस वृद्धि को रोकेगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ठीक है सर, दो चीज समझ में आएगी, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकेगा, और जो निष्क्रिय एंजाइम है
उस निष्क्रिय एंजाइम, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का कार्य करता है कौन? आपका HCl। सर ये दोनों चीजें हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। डन। HCl अम्ल है, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि ग्रोथ नहीं करने देगा। और HCl क्या कर रहा था? सर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। ये दो मेन इनएक्टिव एंजाइम थे। कैसे थे? इनएक्टिव थे लेकिन मेन एंजाइम थे। ठीक है। अब इनएक्टिव एंजाइमों को ना हम जो निष्क्रिय एंजाइम है, उस निष्क्रिय एंजाइम, जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का कार्य करता है कौन? आपका HCl। सर ये दोनों चीजें हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है। डन। HCl अम्ल है, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि ग्रोथ नहीं करने देगा। और HCl क्या कर रहा था? सर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। ये दो मेन इनएक्टिव एंजाइम थे। कैसे थे? इनएक्टिव थे लेकिन मेन एंजाइम थे। ठीक है। अब इनएक्टिव एंजाइमों को ना हम प्रो एंजाइम भी बोलते हैं, प्रो एंजाइम भी बोलते हैं। प्रो एंजाइम का मतलब निष्क्रिय एंजाइम। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, उनको हम प्रो एंजाइम बोलते हैं। सक्रिय को सिंपल एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज रह गई है। ये भित्तीय जो कोशिका है, इससे HCl के साथ साथ एक और चीज निकलती है, वो मैं बताना भूल गया था। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं। इससे दो चीजें निकलती है, एक तो ऐसे HCl निकलता है और एक और निकलता है नेज कारक। मैं एक बार देख लूं क्या आपकी NCERT में नेज कारक लिखा है? लिखा होना चाहिए, बिल्कुल लिखा होना चाहिए। नेज कारक लिखा हुआ है, नेज कारक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नेज कारक। नेज कारक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। इस नेज कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं कासल, CASTLE, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। सर अब ये क्या करेगा? अभी थोड़ी देर में देख लेंगे, वैसे तो चाहे तो अभी देख लेते हैं। बेटा भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो उस भोजन में अगर विटामिन B12 होएगा, जैसे हम फल फ्रूट खाते हैं, हाँ सर फल फ्रूट खाता है तो फलों में विटामिन होते हैं, हाँ एप्पल में होते हैं, बिल्कुल सभी, मतलब ज्यादातर फलों में मिलते क्या है? हमें फलों से क्या मिलते हैं? विटामिन मिलते हैं ना। सो मैंने अगर कोई फल खाया है, जैसे मैंने संतरा खा लिया, विटामिन C मिल गया, एप्पल खा लिया, विटामिन A मिल गया, विटामिन B मिल गया है, ये मिल जाते हैं। तो पर्टिकुलरली ये कारक क्या कार्य करता है जो इस कोशिका ने निकाला था? इस कोशिका ने दो चीजें निकाली हैं दोस्त, याद रखना। मैं फिर फोकस कर देता हूं, ध्यान से सुन। इस कोशिका ने दो चीजें निकाली हैं, याद रखना का। एक तो HCl निकाला है, याद रखना, भूल ना जाइएगा। क्या निकाला है? HCl निकाला है, और एक निकाला है ये नेज कारक। दो चीजें निकाली। इसने चार चीजें निकाली थी। क्या चार निकाली हैं? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर अमाइलेज, जठर लाइपेज। तो चार चीजें इस कोशिका ने निकाली, दो चीजें इस कोशिका ने निकाली, एक चीज इस कोशिका ने। तो 4, 2, 6 और 1, 7। ये 7 चीजें मिलकर क्या कहलाता है? जठर रस कहलाता है। डन। चल, अब ये क्या कर रहा था? ये सीधा सीधा बोल देते भैया इसका काम होता है विटामिन B12 जो होता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ये विटामिन B12 जो होता है उसके अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन B12 जो होता है ना, विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। यानी मेरे भोजन में विटामिन जो होता है उसमें जो विटामिन B12 जो मेरे को एप्पल में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, सेब में मिल जाता है, उस विटामिन B12 के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है कौन? ये नेज कारक। बस इतनी सी बात जरूर याद रखना, नीट में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, विटामिन B12। और कहां से मिलता है विटामिन B12? ये भी याद रखना, जब हम दूध से दही बनाते हैं
याद रखना, दूध से जब हम दही बनाते हैं लैक्टोबैसिलस से, तो उस दही के अंदर भी क्या मिलते हैं, विटामिन B12 मिलता है, भूल ना जाइएगा। तो दूध से दही बनाने के दौरान उस दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। याद रखना, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है और वो विटामिन B12 का अवशोषण हमारे अंदर पेट में होता है। और वो कौन कराता है, इस कोशिका से निकला हुआ नेज कारक, अंग्रेजी में बोलते हैं कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। डन, क्लियर HCl, क्लियर ये इसकी 4 कोशिकाओं में से इन दोनों का काम क्लियर, बची ये दोनों सक्रिय हो चुकी है, ये बना चुकी है। मेन चीज तो ये एंजाइम क्या कार्य करेंगे, ये दोनों, बस खत्म, इतनी सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पेप्सिन की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, पेप्सिन की। ठीक है, पेप्सिन जो होता है वो क्या करता है हमारे पेट में, देखिए मुख में क्या आपने प्रोटीन का पाचन किया, नहीं किया ना, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ, हाँ सर, प्रोटीन का कहां हुआ। तो ये पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन जाता है उस प्रोटीन को बदलता है किसमें, पेप्टॉन्स में, प्रोटीएज में। क्या, जो भी हमारे अंदर प्रोटीन गए हैं उन प्रोटीन को बदलता है किसमें, पेप्टॉन्स में, प्रोटीएज में। अब ये क्या होता है, इधर देखिएगा, यहां पर कहीं लिखा होगा प्रोटीएज में लिखा हुआ और पेप्टॉन्स में, यही बोला मैंने, प्रोटीएज या प्रोटीओज बोल दीजिए और पेप्टॉन्स में। अब ये क्या होता है, प्रोटीओज में और पेप्टॉन्स में, इन दोनों में बदलता है कौन, ये पेप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, ये एंजाइम जो प्रोटीन हमारे शरीर में जा रहे हैं। सोच, मैंने दाल खाई, दालों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। दूध पिया, दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। मछली खाई, अंडे खाए, उनमें क्या है, प्रोटीन है। तो मेरे शरीर में जब प्रोटीन जाता है तो उस प्रोटीन का पाचन सबसे पहले मुख में नहीं होता, कहां होता है, पेट में होता है। तो पेट में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन कराता है और ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है प्रोटीओज में और पेप्टॉन्स में। अगर आप प्रोटीन जानते हैं तो प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल की बहुत बड़ी 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 श्रृंखलाएं होती हैं। ये अमीनो अम्ल हैं, इस अमीनो अम्ल की बहुत ही लंबी लंबी इस तरीके से श्रृंखलाएं हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, प्रोटीन्स बनाती है। अब मैंने इनको तोड़ दिया, कुछ बड़ी श्रृंखला थी, कुछ छोटी थी। जो बड़ी श्रृंखला है उनको प्रोटीओज बोल दिया, जो छोटी है उनको पेप्टॉन्स बोल दिया। अब जरा देख, यहां पर ये जो है बड़ी है और ये वाली जो है ये छोटी है। जो बड़ी बड़ी है प्रोटीओज, जो छोटी छोटी है पेप्टॉन्स। तो प्रोटीन को हमने तोड़ दिया, ये जो गुरु हमने इसको तोड़ दिया, किसको, प्रोटीन को, किसमें, प्रोटीओज में और पेप्टॉन्स। डन, ये काम कौन कर रहा था आपका, पेप्सिन। खत्म, खत्म, इतनी सी बात थी। सर प्रोटीन का पाचन हो गया, पूरा कर दिया क्या तूने, क्या प्रोटीन को तूने अमीनो अम्ल में बदल दिया, एक 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 एक, एक, एक अमीनो अम्ल बन गए, नहीं। आपने तो जस्ट ये लंबी सी जो श्रृंखला जो थी, ये लंबी सी जो श्रृंखला थी, इसको आपने 2 भागों में बांट दिया, कुछ बड़ी है और कुछ अभी भी छोटी। यानी जैसे एक रस्सी है, उस रस्सी को, ये एक रस्सी है मान लो, ये एक रस्सी है? इस रस्सी में ये बीच में गांठें हैं, या मैं बोल देता हूं ये प्रोटीन है, मान ले बेटा, ये कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन का पाचन कब कहलाएगा पूरा, जब तुम्हारे पास अमीनो अम्ल आ जाएंगे। ये कौन है, ये सर अमीनो अम्ल है। जब तुम्हारे पास फ्री अमीनो अम्ल आ जाएंगे तब हम बोलेंगे प्रोटीन का पाचन। लेकिन हमने यहां पर क्या किया सर, हमने यहां पर ये कर दिया, क्या, हमने इस प्रोटीन को प्रोटीओज पेप्टॉन्स में बदल दिया। प्रोटीओज अभी भी श्रृंखलाएं है, लेकिन, और पेप्टॉन्स भी श्रृंखला, लेकिन एक बड़ी है एक छोटी। लेकिन तोड़ा तो सही ना, पाचन तो क्या, पाचन मीन्स तोड़ना, क्या तोड़ा नहीं तूने प्रोटीन को, हाँ तोड़ दिया, किसमें बदल दिया, प्रोटीओज में, पेप्टॉन्स में। क्या तूने अमीनो अम्ल प्राप्त कर लिया अभी, नहीं, यानी प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो गया, नहीं गुरु, अभी पूर्ण पाचन थोड़ा ना हुआ। ये था पेप्सिन का काम। डन, आइए अब दूसरा है रेनिन।
जिसको हम हिंदी में तो रेनिन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? देखिए, एक है RENNIN और एक होता है RENIN। ये एक हार्मोन होता है, और पता है इसको भी हिंदी में रेनिन ही बोलते हैं। तो हिंदी में तो कोई तकलीफ नहीं है, हिंदी में इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है। ये रेनिन एक हार्मोन होता है और ये एक एंजाइम है। ये जठर रस में निकलता है, जठर रस में होता है। किसमें है ये? जठर रस में। जठर रस कहां पर है? आमाशय में है। ये जो होता है ये हार्मोन किडनी से निकलता है। किडनी यानी वृक्क से निकलता है। कहां से निकलता है बेटा? वृक्क से निकलता है, किडनी से निकलता है। बताइए गुरु, यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो रेनिन एक हार्मोन होता है जो किडनी से निकलता है, और ये भी रेनिन है जो एक एंजाइम है जो आमाशय में निकल रहा है। दोनों में इंग्लिश मीडियम में फर्क था, RENNIN और RENIN, सिर्फ एक N का फर्क है। हिंदी मीडियम में प्रॉपर बताते ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है। ठीक है, आइए हम इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा, ये रेनिन केवल और केवल नवजात शिशुओं में निकलता है। याद रखना, ये नवजात शिशु में मिलता है। आप कहें कि सर क्या ये हमारे अंदर अभी है? नहीं है, हमारे अंदर ये नहीं निकलता। ये केवल नवजात शिशु में निकलता है। केवल और केवल नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हीं के अंदर ये मिलता है। सर ये क्या काम करता है? ये दूध का पाचन कराता है। जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर दूध का पाचन कराता है। ठीक है, याद रखना, क्या? दूध का पाचन कराता है छोटे बच्चों के अंदर। इतनी सी बात, मेरे अंदर नहीं करेगा। तो सर आपके अंदर, हम भी तो दूध पीते, तो हमारे अंदर दूध का पाचन कौन कराता है? ये दूध में प्रोटीन नहीं होते। हाँ सर, भाई दूध में क्या होता है? भाई ये दूध का पाचन कराएगा। दूध में किसका? दूध में जो प्रोटीन होते हैं ना, उन प्रोटीन का पाचन कराता है। तो याद रखना, छोटे बच्चों में पेप्सिन इतना काम नहीं करता जितना रेनिन काम करता है। दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन। उस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस मैंने चीज बता दी है। कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है कौन बेटा? ये दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलता है कौन? रेनिन, जिससे दुग्ध का थक्का बन जाता है। दुग्ध जो होता है वो क्या हो जाता है? उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, सो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपको चीज बता दी है। सो याद रखना, आपके अंदर ये काम जो है अभी, सर हमारे अंदर भी तो फिर हम दूध पीते तो कौन करता है? तो ये करता है कौन? पेप्सिन करता है। छोटे बच्चों में कौन कर रहा था? रेनिन कर रहा था। और जैसे हम बड़े हो जाते तो हमारे अंदर फिर ये काम जो रेनिन कर रहा था वो कौन करने लग जाता है? पेप्सिन करने लग जाता है। डन, इतनी सी बात थी। ये खत्म हुआ है हमारे अंदर पेट के अंदर पाचन। अब आप मुझे बताओ, हमारे आमाशय में पाचन किस किस का हुआ? सोचो सर, हमारे आमाशय में दो चीजों का पाचन हुआ है। मैंने कहा कौन सा? एक तो प्रोटीन का, किसने कराया? रेनिन भी करा रहा था, नवजात में करा रहा था, और पेप्सिन करा रहा है। हुआ प्रोटीन का? हाँ। और किसी चीज का हुआ? यस सर हुआ। किसका हुआ? वसा का हुआ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो दोस्त आपको ये पूरा याद रखना है, कहां कहां कैसे कैसे पाचन हो रहा है। मुख में ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, मंड का, वो भी 30%। आमाशय में बहुत कम वसा और प्रोटीन का पाचन। किसने किया? पेप्सिन ने। छोटे बच्चों में दुग्ध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। अब जरा आजा और एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं भाई। आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां से स्टार्ट हो रहा था आमाशय। आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती। ओह, पहली लाइन तो मैंने आपको यही नहीं बताई भाई साहब, मतलब बताई है, बोली नहीं थी। सोचो, ये हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां कहां पर मिली थी? जठर ग्रंथियां कहां पर मिली थी? आमाशय की दीवार में मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? हाँ सर, दिमाग लगाइए। जो दीवार जो थी, ये जो दीवार है, उस दीवार के अंदर ही तो जठर ग्रंथियां मिल रही हैं। हाँ सर,
अरे भाई ये जो दीवार होगी सबसे अंदर वाली दीवार होगी उसी में तो होगी। अरे भैया 4 दीवारें थी, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, म्यूकोसा और लास्ट में म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में ही तो मिलेंगी जठर ग्रंथियां। खत्म। चलो आइए, तो यहां पर सबसे पहला बिंदु था क्या, अमाशय की जो म्यूकोसा जो होती है उस म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां होती हैं। और जठर ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। साफ साफ लिखा हुआ है, जठर ग्रंथियां 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कौन कौन सी? म्यूकस का स्त्राव। म्यूकस क्या होता है? श्लेष्मा। याद रखना, कई बार इंग्लिश का वर्ड समझ में नहीं आता। म्यूकस मीन्स श्लेष्मा। लिख दूं यहां पर? अरे लिख ले, खुद भी लिखेगा कि नहीं लिखेगा? श्लेष्मा। म्यूकस मीन्स श्लेष्मा। म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। डन। पैप्टिक या मुख्य कोशिका जो क्या निकाल रही थी? प्रो एंजाइम। तेरे को प्रो एंजाइम बताया था। हाँ, निष्क्रिय एंजाइम। कौन सा? पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। हाँ सर। तथा एल प्रोरेनिन इसने लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात अभी बाद में दिखेगा। और तो तीसरी कौन सी थी? वित्तीय या ऑक्जेंटिक कोशिका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव कर रही थी और नेज कारक का स्त्राव कर रही थी। नेज कारक क्या कर रहा था? नेज कारक विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। विटामिन B12 याद रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमारे आमाशय में भोजन जो होता है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। ये भी याद रख लेना, भूल मत जाना। सिंपल सी बात है, बच्चों वाली बात है। हम जो खाना खाते हैं पेट में कितनी देर तक रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है, पाचन होता रहता है। आमाशय की पेशीय दीवारों के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है। ये ऑब्वियस ही बात है। वो जो मुख से बोलस गया था वो बोलस ग्रसिका से होता हुआ पेट में गया। भाई ये बोलस जो था यहां से जो आ रहा था, यहां से कौन आएगा? सर यहां से बोलस आएगा। कौन आएगा? ये कौन आएगा दोस्त? ये बोलस आएगा। कौन है ये बोलस? ऊपर से आ रहा है। हाँ सर, ये बोलस जो है ऊपर से आया, आ गया ये बोलस। हाँ सर, ये बोलस आ गया। अब ये बोलस किसके साथ मिक्स होएगा? जठर रस के साथ मिक्स नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब जठर रस कैसा था? अम्लीय था या नहीं था? HCl था उसके अंदर। जब जठर रस इस पर काम करेगा तो ये बोलस एक पतला सा पेस्ट बना लेगा। पेस्ट सा नहीं बन जाएगा? जरा सोचिए एक भाई, तू खुद सोच, जो तू चीज निगलता है ठोस होती है। अब वो ठोस चीज जब अंदर चली जाएगी उसके ऊपर एक अम्ल काम करेगा तो ये एक पेस्ट में नहीं बदल। सर पेस्ट का मतलब टूथपेस्ट डालता है अपने, डालता है टूथपेस्ट डालता है ना ब्रश पर, बिल्कुल वैसा पेस्ट सा बन जाता है। इस पेस्ट को जो हमारे आमाशय में बना है इसको बोलते हैं काइम। क्राइम मत कर देना, क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ये चीज यहां पर लिखी हुई है क्या? जिसे काइम। कई बच्चे इसको चाइम 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 कर देते हैं इंग्लिश में पढ़कर। चाइम चाइम नहीं होता, क्या होता है? काइम कहते हैं। अब यहां पर लिखा है जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित होता है। जनाब आपने यही पढ़ा। HCl क्या कर रहा था? पेप्सिनोजन को किस में बदल रहा था? पेप्सिन में बदल रहा था। जो आमाशय के अंदर जो प्रोटीन जो होता है उसका पाचन करता है। पेप्सिन किसको? प्रोटीन को प्रोटियोज में और पेप्टॉन्स में बदल देगा। ये मैंने आपको बता दिया था। डन। जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा एवं बाइकार्बोनेट, श्लेष्मा उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। भाई साहब हमने तुमको क्या बताया? श्लेष्मा क्या कर रही थी? सर श्लेष्मा और थोड़ी बहुत बाइकार्बोनेट्स भी होती है। श्लेष्मा, मेन श्लेष्मा एक स्तर बना रही है अंदर से, किसमें? हमारी जो पेट जो है उसको अंदर से एक ढक रही है। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाव करने के लिए। लो जी समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कितना भाई साहब? पीएच याद रख लेना कितना? 1.8, भूलना चाहिएगा। अब यहां पर लिखा होता है जो नवजात जो होते हैं उनके जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन होता है, जो मतलब रेनिन नामक एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन कराएगा। किसमें? दुग्ध के प्रोटीन के पाचन में हेल्प करेगा। यानी दूध के अंदर जो प्रोटीन होंगे उनके पाचन में हेल्प करता है। डन। ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब ये नहीं बताया कि भाई साहब ये नवजात के अंदर रेनिन जो है ये किससे बनता है? प्रोरेनिन से बनता है। और प्रोरेनिन को रेनिन में कौन बदलता है? HCl बदलता है। ये नहीं बताया। तो हमने बिल्कुल तरीके से आपको सारी चीजें बताई और साथ साथ इसने क्या लिखा हुआ है? क्या
ये जो जठर ग्रंथियां होती है थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी निकालती है, अरे थोड़ी मात्रा में लाइपेज निकाला और थोड़ा सा लाइपेज ने थोड़ा सा वसा का पाचन किया, थोड़ा सा, है ना। माइलेज भी निकाला, ये नहीं बताया तुमको। और वो माइलेज काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि अम्लीय वातावरण होता है। तो मैंने आपको A to Z सारी चीजें किसकी, आमाशय के अंदर A to Z तरीके से सारी चीजें आपको बता दी हैं। आमाशय के अंदर किस तरीके से पाचन होता है, ये बात हो गई आमाशय की। अब इसके बाद बात आएगी किसकी? बेटा आमाशय हो चुका है, आमाशय हो गया हमारा, मुख हो गया हमारा। अब इसके बाद किसकी बात आएगी? सर छोटी आंत की। किसकी बात आएगी? छोटी आंत की। लेकिन छोटी आंत में हम पाचन दो जगह देखेंगे। क्या? पहला हमारा कौन सा हो गया? मुख हो गया, हाईलाइट कर देते हैं। पहला हमने मुख में देखा, पहला हमने किस में देखा सर? पहला हमने मुख में देखा, माउथ में। मैंने कहा ठीक है, यहां देखा हमने पहला। सबसे पहले हमने कहां पर देखा? माउथ में देखा। फिर उसके बाद हमने आमाशय में देखा। सेकंड हम कहां देखेंगे? आमाशय में देखा। आमाशय यानी स्टोमच है। किस में देखा? स्टमक में देखा, आमाशय में देख लिया। अब इसके बाद हम किस में देखेंगे सर? अब इसके बाद हम देखेंगे छोटी आंत में। तीसरा जो हम देखेंगे वो कहां देखेंगे सर? छोटी आंत में देखेंगे। लेकिन छोटी आंत जो होती है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, अब इसके अंदर पाचन हम दो जगह देखेंगे। कहां कहां? एक देखेंगे बेटा हम कहां पर? एक देखेंगे हम इसकी सबसे पहले ए नंबरिंग दे दी, यानी तीसरे की ए नंबरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रहणी में, यानी ड्योडेनम में देखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र दोनों में एक साथ देखेंगे, यानी जेजुनम एंड इलियम, इसमें देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम छोटी आंत में पाचन देखेंगे। पहले देखेंगे इसमें, फिर देखेंगे इसमें। बस इन दोनों में देखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या? भोजन का पाचन। बताइए, पहले देखेंगे ग्रहणी में, फिर उसके बाद देखेंगे अग्र शुद्रांत। डन। चल, अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा? छोटी आंत में पाचन, ठीक है। अभी समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। दोस्त, क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्त्राव जठर आंत पथ के अस्तर को कई प्रकार के एंजाइमों से सुरक्षित करते हैं। उन कोशिकाओं को कुल मिलाकर आपको पहचानना है जिनसे कुछ ऐसी चीज निकली थी जो आपके आहार नाल को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये नीट में प्रश्न पूछा गया है। कौन सी वो कोशिकाएं थी जिन्होंने जठर रस के अंदर कुछ ऐसी चीजें निकली थी जिससे प्रोटेक्ट किया था। मुख्य कोशिकाएं, गुबलेट कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ग्रहणी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं थी?
चलो जी, दूसरा प्रश्न आता हुआ आपके सामने। शिशु के जठर रस में होता है, जो शिशु जो होता है उसके जठर रस में क्या होता है? माल्टेज, पेप्सिनोजन एवं रेनिन, न्यूक्लिएज, पेप्सिनोजन एवं लाइपेज, पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन, अमाइलेज, रेनिन एवं पेप्सिनोजन। लगाइए दिमाग, लगाइए, सोचिए। जठर रस में पूछा है यहां पर, जठर रस में क्या होगा? रस पूछा, ये नहीं पूछा ऊपर से क्या आ रहा है। जठर रस में इनमें से क्या क्या मिलेगा? हाँ जी, कर लिया। चलें आगे, आइए। पहला प्रश्न था, कोशिकाओं को पहचानिए जिनके स्त्राव जठर आंत पथ के अस्तर को कई प्रकार से, मतलब कई एंजाइमों से या कुछ ऐसे पदार्थों से सुरक्षित करते हैं। मेन था ये सुरक्षित। भाई साहब याद करिए, आपके अंदर जठर के अंदर कहीं HCl निकला था, HCl से प्रोटेक्ट किया था, श्लेष्मा निकाली थी किसने दोस्त? गोबलेट कोशिका। नहीं बोला था? हाँ सर बोला था, आंसर खत्म, सीधा सीधा गोबलेट कोशिका। दूसरा, शिशु के जठर रस में क्या होता है? देखिए, रेनिन होता है, रेनिन होता है, रेनिन होता है। अब रेनिन आपको यहां पर 3 ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें है नहीं तो ये तो होगा नहीं। अब यहां पर देखिए माल्टेज दिया है। बेटा माल्टेज हमने कहीं पढ़ा था क्या? जठर रस में माल्टेज था? नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। अब बचा यहां पर पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन, अमाइलेज, रेनिन और पेप्सिनोजन। देखिए पेप्सिनोजन यहां पर भी है, पेप्सिनोजन यहां पर भी है, रेनिन यहां पर भी है, रेनिन यहां पर भी है, यानी ये तो कॉमन हो गया। बचा क्या है? लाइपेज, अमाइलेज। बच्चे के अंदर मेनली सोचो, बच्चे के अंदर कौन मिलेगा? भाई साहब अमाइलेज काम करेगा क्या? कर रहा था क्या? निकल रहा था लेकिन काम कर रहा था? नहीं, लाइपेज कर रहा था ना, तो लाइपेज ही मिलेगा ना दोस्त। निम्न मात्रा में, अरे एनसीईआरटी की लाइन है दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, ये जो थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, थर्ड, सी। डन। सो ये था बेटा जी लेक्चर आज का। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, किसके? भोजन के पाचन को। कहां पर? छोटी आंत में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।